स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स पिछले लेसन में हमने चर्चा की जो हमारा लेसन नंबर 5 था क्लास 8 की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछला जो लेसन हमने मित्रों कंप्लीट किया लेसन नंबर 5 जो हमने उसमें बात की थी न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। और फ्रेंड्स आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करेंगे जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, यानी क्रिमिनल्स को जो सज़ा दिलाने की जो हमारी प्रणाली है, हमारी जो सिस्टम है, जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मित्रों हम इसमें चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। ठीक है, एफआईआर के बारे में भी आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और भी मित्रों जो जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जिन्होंने मित्रों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है तो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ मित्रों भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, ज़रूर से आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें। देखो क्या कह रहा है, सुनेगा। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि फिल्मों के माध्यम से भी हम इसको देखते हैं कि पुलिस जो अफसर होते हैं वो एफआईआर दर्ज करते हैं। ठीक है, अपराधियों को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उससे हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है मानो जैसे पुलिस ये तय कर रही है कि कौन अपराधी है, ठीक है, और कौन अपराधी नहीं है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट ये कहता है मित्रों कि लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ना तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। यानी मित्रों फिर ये कह रहा है कि कौन व्यक्ति दोषी है या कौन व्यक्ति दोषी नहीं है, तो उसका निर्णय कौन करती है? उसका निर्णय करती है कोर्ट कि वास्तव में जो आरोपी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं तो वाकई में वो दोषी है या नहीं है। आगे कहता है कि संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है। संविधान ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पे हमने आरोप लगा दिए हैं, यदि हमने गलत ही लगाए हैं तो उसको निष्पक्ष सुनवाई करने का हमने उसको अधिकार दिया, यानी उसको भी हमने अपना पक्ष रखने की उसको आज़ादी हमने दी है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कहता है मित्रों कि क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है, या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए ये समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि एक घटना लेंगे हम और उस घटना के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपराधिक न्याय जो व्यवस्था है, ठीक है, तो उस सिस्टम में लोगों की क्या भूमिका होती है, न्यायालय की क्या भूमिका होती है, तो उन सभी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं कि ध्यान रखिए कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। और नेक्स्ट कहते हैं कि फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की सब भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आ जाता है तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो जाती है। मित्रों ये कह रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में की जो जानकारी है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कभी ऐसा मौका आ भी जाए तो हमारे लिए जानकारी उचित साबित और औचित्यपूर्ण साबित होती है। क्लियर है। अब देखो मित्रों यहाँ पे जो काल्पनिक घटना की हम चर्चा कर रहे थे तो उसके बारे में देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं मित्रों, महिलाएं कह रही कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। यानी इस पिक्चर के माध्यम से ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है मित्रों जज बैठा हुआ है और यहाँ पे जो मित्रों ये वकील है, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, इनके ऊपर आरोप यानी इनके ऊपर आरोप लगे हैं और ये विटनेस बॉक्स में खड़ी हैं, महिलाएं हैं। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, इसके माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं मित्रों। और देखो क्या कहने हैं, ये कह रहे हैं कि मुंबई के एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही है। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही है। यानी सिंधे है तैयार हो रही है और वो गले का हार ढूंढ रही है। यानी चोरी की घटना
कि हम यहाँ पे संदर्भ ले रहे हैं, काल्पनिक घटना है। तो यहाँ देखो क्या कहता है, मुझे पक्का पता है कि यही रखा था, कहाँ गया नहीं, उसको ये हार जो गले का हार है, नेकलेस जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इधर से कह रहा है जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। यानी उसका पति कह रहा होगा कि शादी के समारोह में जाना है हमारे को, तो हमारे को उसको वहाँ जाने के लिए देर हो रही है। लेकिन मित्रों इधर क्या कह रहा है, इधर ये कहती है कि मुझे मेरे सोने की जंजीर नहीं मिल रही है। यानी वो महिला कह रही है कि मुझे जो मेरा सोने का जो हार है वो नहीं मिल रहा है, और दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। यानी मित्रों उसके घर में नौकरानी है, और वो उस नौकरानी के ऊपर आरोप लगा रही है कि शायद, मुझे ऐसा लगता है, वो कह रही है कि जो नौकरानी है उसने मेरा जो सोने का हार है या चांद जो भी हार है, ठीक है, तो वो उसने मेरा हार चुरा लिया है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शांति हेमाब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। यानी शांति नाम की नौकरानी है, वो इस मकान में 3 साल से काम कर रही है। और आगे कहते हैं मित्रों कि शांति क्या कर रहा है, शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार। अपना बक्सा लाओ, मैं भी तलाश लूँगी, हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। यानी उससे मालकिन ने उसके ऊपर गहन आरोप लगाई हैं, और वो कह रही है कि क्या तुम चोरी भी करने लगी हो। उसको कह रही है कि तुम्हारा बक्सा लेकर के आओ, हम उसमें देख लेंगे कि क्या तुमने वास्तव में चोरी किया नहीं। तो वो नौकरानी कह रही है कि नहीं मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मित्रों, शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाश लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वे शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। लेकिन मित्रों शांति क्या करती है, साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव में लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं, मैडम मैं बेगुनाह हूँ। नौकरानी कह रही है कि मैडम मैं बेगुनाह हूँ, और ये जो पैसे हैं मेरे भाई और मैंने दोनों ने मिलकर इकट्ठे किए हैं, ताकि हम गाँव में जाकर के एक बैल खरीदें। ठीक है। और इधर मित्रों क्या होता है कि मिस्टर शिंदे जो हैं वो थाने में पहुंच जाते हैं। थाने में जाकर के वो कहते हैं कि थानेदार क्या कहता है, जी कहिए। इधर से कहते हैं कि मैं एफआईआर लिखाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है, घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया। यानी उसके मित्रों आरोप उसने साबित करने की कोशिश की, आरोप उसके ऊपर लगा रहा है। और इधर देखो मित्रों क्या करें, इधर कह रहे हैं कि शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। यानी मित्रों उस महिला के खिलाफ, नौकरानी शांति के खिलाफ वहाँ पे जो है मित्रों एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और नेक्स्ट देखो क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट मित्रों कहते हैं कि शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के घर आते हैं। यानी शिंदे साहब जो है सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर पे आ जाते हैं। और यहाँ देखो क्या कहते हैं कि अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ, और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। यानी वो सब इंस्पेक्टर कह रहा है। और इधर एक महिला जो कह रही है कि नौकरानी कहती है कि मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हाथ नहीं चुराया, ये मेरी मेहनत की कमाई है। शांति कह रही है मित्रों कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो मेरे अपने पैसे हैं। और नेक्स्ट देखो इधर क्या कहते हैं, इधर कहते हैं कि शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। शांति का भाई वहाँ पे आ गया है। और फिर नेक्स्ट कहते हैं कि उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर के आओ। यानी उसके भाई को सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसने सोने के हार की चोरी की है, और अगर तुम्हें इसे छुड़ाना है तो तुम जो है अदालत से जमानत की कॉपी जो है वो लेकर के आइए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, इसके लिए कौन जमानत करेगा, आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। वो भाई कह रहा है कि अब मैं जाऊँ कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, और सारे पैसे तो आपने जमा कर लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट मित्रों यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियाँ देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं, और वह गिरोह घरों से चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। यानी मित्रों आखिर में पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता है। और नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं कि अदालत ने, यहाँ पे देखिएगा, अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानत बनने को तैयार नहीं था। यानी जमानत की राशि जमानत की राशि वहाँ जमा होती 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये जमा कराने के लिए कोई तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद
क्या करा है, नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में तो पड़ी रही, वह गहरे सदमे की हालत में है, वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। यानी उसकी जमानत हो तो जाए लेकिन उसके पास पैसे इतने नहीं हैं। और देखो तो यहाँ पे क्या कहता है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह भी हमें वापस, और क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा। यानी वो शांति कह रही है कि मैडम की संदेह के कारण मित्रों वो जेल में पहुंच चुकी है, और वो कह रही है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, और एक तो पैसे भी नहीं है, और दूसरी मैं जेल में पड़ी हूँ। अब देखो मित्रों, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात की जाती है, ध्यान से सुनेगा। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। आगे कहते हैं कि मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। यानी पिछले लेसन में मित्रों मैंने आपके साथ न्यायपालिका के जब डिस्कस टॉपिक हमने किया लेसन नंबर 5, तो उसमें भी मैंने आपके साथ इस बात की चर्चा की थी कि अनुच्छेद 39 से संविधान के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, क्या निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोर्ट में जाकर के वकील हायर कर सके, तो डीपीएसपी की जो हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 39 से हमें ये कहता है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि जो व्यक्ति है उसको, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको जो है वो कानूनी सहायता यानी वकील उसको मुहैया करवाएगा उसके मामले को लड़ने के लिए। क्लियर। तो वही बात यहाँ पे निकल करके आई आज कि सरकारी खर्चे पर उसको वकील बना दिया गया उसके लिए। और यहाँ पे देखो बात निकल करके आएगी भी, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। बिल्कुल मित्रों, इस बात की मैंने आपके साथ चर्चा भी की है, पिछले लेसन में भी की है, और अभी अभी भी मैंने आपके साथ इस बात की चर्चा की है। और देखो ये संदर्भ यहाँ पे निकल करके भी आ गया कि अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान हमने जो है किया है। क्लियर है। अब देखो मित्रों, नेक्स्ट यहाँ पे अदालत का मामला निकल करके आएगा। अब अदालत में कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है, और क्या देखो होता है कि अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है। यानी कमला राय शांति जो नौकरानी है उसकी वकील बन चुकी है। और यहाँ देखो क्या कहते हैं, ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। यानी शांति ने उसको कागज़ सौंप दिए हैं। और इधर देखो क्या कहते हैं, उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। उसने अपने सारे बयान कमला राय को बता दिए हैं। और इधर देखो क्या होता है कि अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है, और चोरी की के हार को बेच करके शांति को 10,000 रुपये मिले, वो उसके पास पाए गए हैं। लेकिन शांति इधर से कहती है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आगे मित्रों चर्चा करें तो आगे कहते हैं कि सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती और श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है और कहता है कि तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। यानी सरकारी वकील जो है वो उससे सवाल पूछ रही है कमला राय, और वो शिंदे से और श्रीमती और श्रीमान शिंदे से वो पूछ रही है आप ये बताइए कि आपका हार जो है वो आखिर गायब कैसे हुआ। ठीक है। उसका जवाब दे रहे हैं क्या कि मैंने सोने का हार, क्या ये कह रहे हैं मित्रों, ये कह रही है कि मैंने जो सोने का हार दराज में रखा था शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेच कर मिला था और वह चोर है। ठीक है। यानी जो मालकिन है वो उसको जवाब दे रही है और कह रही है कि जो हार है मेरा वो उसी ने चुराया है। नेक्स्ट मित्रों क्या कहते हैं कि इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है, और यहाँ देखो क्या कहती है, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से कोई चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं। यानी जो कमला राय जो अधिवक्ता है उससे सवाल जवाब कर रही है। ठीक है।
और आगे देखो क्या कहता है, देवदत्त राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। यानी मित्रों वो वकील जो है वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है क्या, यानी वो साबित ये कर रही है कि 10,000 रुपये जो वो मिले हैं वो उसकी शांति और उसके भाई दोनों की कमाई की जो है वो, यानी मेहनत की कमाई है, वो रकम है उनकी। नेक्स्ट मित्रों मामला बढ़ता जा रहा है और देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मामला चल रहा है। देखो क्या कहता है कि जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह को भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग सिंधे के मोहल्लों में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। यानी क्या कि जो चोर जो बैठा है मित्रों वो घर ही में बैठा है, क्योंकि सिंधे का जो बेटा है उसके कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं जो चोरी करते हैं। उनके पास से श्रीमती सिंधे का बरामद हो जाता है। क्लियर। और सुशील ये बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है और इंस्पेक्टर शर्मा से सवाल पूछती है क्या कि इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है। ठीक है, तो इधर इंस्पेक्टर शर्मा उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और कह रहे कि जी हाँ श्रीमती सिंधु ने अपना ये हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने ये हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है और ये हार उन्होंने ही चुराया था। क्लियर। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे निकल कर आई कि जो नौकरानी थी शांति उसने उसके सोने का हार चुराया नहीं था उसकी मालकिन का। नेक्स्ट देखो न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाना चाहिए। क्लियर है। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। यानी मित्रों तलवार जो है उस सब इंस्पेक्टर पर लटक चुकी है और वो कह रहे हैं कि उसकी लापरवाही के कारण आपको जेल जाना पड़ा है। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्दोष जो व्यक्ति है उसको किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो इस घटना के माध्यम से मित्रों हमने क्या समझा, कह रहे हैं कि इस घटना के आधार पर आप ये देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। यानी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और पुलिस, ठीक है, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब इनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखेंगे। यानी पुलिस की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका, न्यायाधीश है, साथ ही साथ जो एडवोकेट है, उन सभी की भूमिका के बारे में हम डिटेल से अब चर्चा करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और देखो क्या कहता है पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह काम न्यायाधीश का तय करना होता है। यानी मित्रों सीधी सी बात ये कह रहा है कि पुलिस जो है वो शिकायत की जांच यानी एफआईआर दर्ज कर लेती है, शिकायत की जांच करेगी। अगर मान लीजिए पुलिसों को गवाहों के बयान के आधार पर यह लगता है कि वास्तव में जिसके खिलाफ हमने आरोप लगाए हैं और वो वास्तव में दोषी पाया जा सकता है तो पुलिस उसके खिलाफ जो है एक चार्जशीट दाखिल कर देती है। क्लियर है। और वास्तव में कौन व्यक्ति दोषी है उसका जो आरोप साबित करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को हमने दिया है। और नेक्स्ट कहते हैं कि दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। बिल्कुल सही बात है। और पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, यानी सभी के लिए कानून समान है। आर्टिकल 14 में भी हमने इस बात की चर्चा की थी पिछले लेसन में भी कि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। यानी विधि के समक्ष क्षमता यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और विधि का समान संरक्षण यानी विधि जो है यानी कानून जो है वो सभी को समान रूप से संरक्षित करेगी। यानी एक कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। क्लियर है। और नेक्स्ट कहते हैं मित्रों कि लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तय किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है कि जिस व्यक्ति को, यानी अनुच्छेद 20 की भी अगर हम मित्रों चर्चा करें, हमारा जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 20 की गिरफ्तारी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार जो दिया गया, यानी एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है ना, उसी अपराध के लिए हम उसको सज़ा देंगे, और एक अपराध के लिए हम एक ही उसको सज़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक अपराध के लिए हम उसको दो दो सजाएं दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पिछले लेसन में भी और साथ ही साथ मित्रों फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मैंने इसके साथ आपके साथ डिटेल से चर्चा की थी अनुच्छेद 20 की, और वही बात यहाँ पे निकल करके भी आ रही है। ठीक है, आगे कहते हैं मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ हमने मौलिक अधिकार दिए हैं। यानी अब यहाँ पे मित्रों बात निकल के आएगी अनुच्छेद 22 की। कौन सी? अनुच्छेद 22 होता है मित्रों गिरफ्तारी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या? गिरफ्तारी यानी किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार हम देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और देखो क्या कहता है, गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, अगर व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, तो मित्रों उसको कारण हमने बताना होगा, पुलिस को एक कारण बताना होगा कि हाँ आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बिल्कुल सही बात है, गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और नेक्स्ट कहते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। यहाँ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का कोई टॉर्चर उसको नहीं कर सकती। नेक्स्ट कहते हैं पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी क्या, पुलिस हिरासत में कोई भी अगर बयान दिया गया है तो उसको जो है मित्रों सबूत के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। क्या? 15 साल से कम उम्र का बालक और किसी भी महिला को आप जो है सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुला सकते। यानी आर्टिकल 22 मित्रों कुछ अधिकार, मूल अधिकार के रूप में यह अधिकार प्रदान करता है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है। इन नियमों को डी के बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। कौन कौन से मित्रों? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, तो कौन कौन सी देखो जांच देते हैं। कहते हैं गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक और उसकी पहचान, नाम पट्टी, पद स्पष्ट व सटीक रूप से इंगित होने चाहिए। मित्रों जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उसके एक अलग से पोशाक यानी उसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उस पर नेम प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, उसका पद भी होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख भी होना चाहिए, और उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत भी होने चाहिए। मित्रों जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके ऊपर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर भी होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम उस समय गिरफ्तार कर रहे हैं। और नेक्स्ट कहते हैं कि गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिकित्सक को जानकारी देने का अधिकार होता है। और नेक्स्ट कहते हैं कि जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। क्लियर है? तो ये दिशा निर्देश मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिए हैं, और यहाँ पे मित्रों कुछ सवाल जवाब और हमसे किए जा रहे हैं। क्या करें? देखो आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब जांचते हैं या खोजते हैं। कैसे? कि जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ? बिल्कुल हुआ है, और उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट कहते हैं कि क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? यानी ना तो उसने पूरे मित्रों सबूत इकट्ठा किए, यानी जैसे उसने रकम देखी उसको गिरफ्तार कर लिया, महिला को, शांति को, तो वहाँ पे जो उसने अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाया है। ठीक है, और मित्रों यहाँ पे एक और कहानी दी जा रही है, कुछ
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में वो मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या न लिखने की पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो तुरंत उसकी FIR नहीं रखेगा और हो सकता है दबाव में आकर के वो FIR लिख भी ले। तो मित्रों, वर्तमान में तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो मित्रों, हम FIR की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की हम आज चर्चा करने वाले हैं। FIR की फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली सूचना, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। कैसे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। करें कि पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है मित्रों। अगर संज्ञेय अपराध होता है, यानी जघन्य अपराध अगर कोई हो, तो उसके मामले में तुरंत वो जो है FIR दर्ज करनी चाहिए और पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि अगर अपराधियों का पता हो, उनके नाम, उनके गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म भी होता है, इस पर शिकायत करने वाले को दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वालों को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार भी होता है। यानी जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, तो उस व्यक्ति ने जो शिकायत की है, वो उसकी कॉपी भी पाने का उसको अधिकार, यानी उसकी एक कॉपी वो अपने साथ ले जा सकता है। अब देखो मित्रों, सरकारी वकील की उसमें क्या भूमिका होगी, तो उसकी हम अब चर्चा करने जा रहे हैं कि न्यायपालिका में, जुडिशियल जस्टिस सिस्टम यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वकील की क्या भूमिका होगी। तो देखिए क्या कहता है कि, तो बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ, यानी उसके बारे में, यानी वकील की यहाँ पे भूमिका निकल करके आएगी। क्या कहते हैं, देखो, किसी आपराधिक उल्लंघन को, क्या मित्रों, कि किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। बिल्कुल सही बात है कि अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो पूरे समाज के लिए घातक साबित होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए उस मुकदमे को राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट मित्रों क्या कहते हैं कि अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। यानी मित्रों, ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 39 का वहाँ पे प्रयोग करके जो सरकारी वकील शांति के लिए किया गया था, उस वकील की क्या भूमिका होती है, क्या उसका रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो वही बता रहे हैं कि जो है पुलिस जांच पूरी करके अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल करेगी और सरकारी वकील जो है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए सरकारी वकील की व्यवस्था वो हो जाती है और वो उसकी तरफ से फिर मामला यानी केस लड़ता है। क्लियर है। और नेक्स्ट देखो मित्रों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि श्रीमती शिंदे आपका हार किस तरह से गायब हुआ, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने सोने का दराज में रखा, शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति कमरे में नहीं जाता। ठीक है, मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके बंदूक की तलाश ली, वह लिफाफे में 10,000 रुपये छोड़कर देखकर हम अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था और वह चोर है। ठीक है, तो न्यायाधीश की अब क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। क्या कर रहे हैं कि न्यायाधीश की वह हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। न्यायाधीश जो होगा सभी गवाहों और सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वह अपना जो है डिसीजन देता है, जजमेंट वो देता है अपने सामने मौजूद बयान और सबूतों के आधार पर। कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। बिल्कुल सही। और अगर वह दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वे कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं और या फिर उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसा जज को मामला लगता है तो उसी हिसाब से वह आरोपी को, अपराधी को यानी दोषी व्यक्ति को वह
सजा सुनाता है। अब मित्रों हम चर्चा करने जा रहे हैं निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल क्या होता है। कह रहे हैं कि आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अदालत अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए स्मृति शिंदे आदि गवाहों से जिले करने का पर्याप्त समय नहीं दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई हम नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है कि निष्पक्ष यानी एक ट्रांसपेरेंट जो जन सुनवाई जो सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हम इसको कह सकते। और इसकी वजह यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21 की यहाँ पे बात निकल करके आती है कि जो अनुच्छेद 21 में हम जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार की जो बात करते हैं या स्वतंत्रता जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जो हम बात करते हैं उसको हम एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही हम उसको छीन सकते हैं। इस पर सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट्ट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। यानी निष्पक्ष सुनवाई की हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिक ने हार चुराने का मेज पर झूठा आरोप लगाया है। इधर कहते हैं कि उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे और उन्हें लगता कि उसने हार बेचकर ये पैसा हासिल किया, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। तो ये निष्पक्ष सुनवाई के कुछ बातें हमारे यहाँ पे साथ बताई जा रही है। और आगे कहते हैं मित्रों कि पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगा था और कानूनन जो एक अपराध है। सही है, यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति के अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों की जिरह से करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट मित्रों ये कहते हैं कि हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। क्लियर है, यानी शांति ने अगर कोई चोरी नहीं की तो उसके खिलाफ कैसे मित्रों जो है यानी उसको हम कैसे दोषी साबित कर सकते थे। कोई सबूत तो उसके पास है ही नहीं। ठीक है, और आगे क्या करें मित्रों, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें शांति के पास जो मित्रों 10,000 रुपये मिले थे, क्या कि यहाँ पे देखो मित्रों यहाँ पे कह रहे हैं कि तो ये आप ये कह रहे हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर में चोरी नहीं हुई और आप हर महीने उसे 1,000 रुपये जो है वेतन भी देती हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है, न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया और न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ादी कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। बिल्कुल सही बात है। यानी सीधी सी बात यहाँ पे मित्रों हमसे बताया जा रहा है कि निष्पक्ष सुनवाई का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हमने जाना। और आगे मित्रों कहते हैं कि इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संविधान हमें ये कहता है, यानी संविधान और कानून दोनों ये हमें ये कहते हैं कि चाहे न्यायपालिका हो, ठीक है, पुलिस प्रशासन हो, और मित्रों जो अभियोजन पक्ष है या जिसके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं, तो उन सभी को अपने मित्रों जिम्मेदारी जो है एक ट्रांसपेरेंट रूप से
एक है निष्पक्ष रूप से हमें उनकी यानी उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और आगे कहते हैं इसका मतलब यह है प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। और आगे कहते हैं कि कानून का शासन कहता है कानून के सामने हर कोई बराबर है, और अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। यानी मित्रों, कानून के शासन की जब बात निकल के आती है, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, यानी विधि के समक्ष सभी, यानी विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 14 में हम इस बात की कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? आगे में तो कहते क्या कहते हैं, प्रश्न 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रतिक्रियाएं लिखी गई है वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखो कि निम्न प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। खुद ही अदालत का सबूतों के आधार पर और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के आधार पर, यानी इनका आखिर मतलब क्या था, क्या होता है, तो उनके बारे में हमसे यहाँ पे जो है मित्रों सवाल पूछा जा रहा है। और इस प्रकार से मित्रों आज का जो लेसन है वो लेसन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा की। आई होप कि मित्रों आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मित्रों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को मित्रों आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और घंटी का जो बटन है उस घंटी के बटन के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से मित्रों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इंडियन पॉलिटी है, भारत की राज्य व्यवस्था कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो उन सभी लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। करीब करीब आधी वो बुक हो चुकी है। और अगर मान लीजिए आपको पूरी इंडियन पॉलिटी अगर आपको कंटेस्ट याद करनी है, कंटेस्ट अगर आपको समझनी है, तो ज़रूर से मित्रों आप मेरे साथ बने रहिएगा। कंप्लीट आपकी इंडियन पॉलिटी हो जाएगी। और मित्रों एक एक प्रावधान की मैंने वहाँ पे डिटेल से चर्चा करा रखी है, ठीक है, एक एक शब्द की, एक एक चीज़ की मैंने वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला लेसन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मित्रों जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।